मैनिफेस्टेड हुआ। डंजन अपनी आम हालत से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इल्यूजन बैटल में लगने वाली इंजरीज मजीद खराब हो गईं। लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कोई आए और उन्हें रेस्क्यू करे। बचने की अकेली उम्मीद डंजन एग्जिट ढूंढना थी। आखिरकार उन्हें वो मिल गया, क्योंकि डोहॉक को महसूस हुआ कि ये स्कल इन्फेस्टेड गेट के बिल्कुल सामने है। कैंडिडेट्स में से एक ने पूछा कि क्या ये मजीद खतरनाक नहीं है, लेकिन डोहॉक ने कहा कि इस बार उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये वाकई डू और डाई का वक्त है। जब उन्होंने गेट खोला, उन्होंने एक अकेला डेथ नाइट देखा जो झुका हुआ था, जिससे प्लेयर कैंडिडेट्स हंसने लगे। मगर जैसे ही नाइट उठा, कमरे में मजीद रोशनी होने लगी और आखिरकार पूरा कमरा सामने आ गया, जहां एक पूरा लंबा कमरा बिल्कुल डेथ नाइट से भरा हुआ था। ऐसी चीज जिसे ये लोग कभी हराने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अचानक ऊपर से एक जोरदार हंसी सुनाई दी। इन मामूली इंसानों ने असल में यहां तक आने की हिम्मत की। कितने बहादुर है। लेकिन अब फाइनल बैटल कमेंस होगी। ये अपोकलिप्टो का मास्टर और लॉर्ड ऑफ द डेथ नाइट्स है, एक एस रैंक क्रीचर। सारे डेथ नाइट्स ने अपने वेपन्स निकाले और उनका निशाना ग्रुप की तरफ कर दिया, जबकि कैंडिडेट्स में से एक ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ताहुन ने देखा कि वो एक वन ऑन वन डुएल की दरख्वास्त कर रहे हैं, जिससे कैंडिडेट्स डर के मारे पागल होने लगे, क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं था। ताहुन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगे, क्योंकि वो इंतजार करना बेहतर समझते थे। लेकिन बदकिस्मती से डेथ नाइट्स ने उन्हें जाने नहीं दिया और एक ही ताकतवर स्लैश से एक ने उन सबको मार दिया। ताहुन हैरान रह गया, लेकिन उसने डोहॉक से कहा कि इस लड़की को लेकर जाओ, क्योंकि वो वक्त निकालने की कोशिश करेगा और इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढेगा। इससे पहले कि वो पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ता, डोहॉक ने उसे धक्का दिया और एंट्रेंस को अपनी एबिलिटी से सील कर दिया, जिस पर ताहुन ने पूछा कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। डोहॉक ने उसे चुप रहने को कहा। उस जैसे एक मामूली अवेकेंड पर्सन की ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। सच तो ये है कि वो भी एक एस रैंक प्लेयर बनना चाहता था, मगर चाहे उसने कितनी ही बेहतरी और ट्रेनिंग क्यों ना की हो, वो कभी काफी नहीं थी। ये केस उसका एक मौका था। अगर वो इसे हल कर लेता तो उसे बेहतर ट्रीट किया जाता और शायद वो अगले रैंक तक पहुंच जाता। लेकिन आखिर में उसने कुछ मासूम कैंडिडेट्स की जान ले ली। जैसे ही एक डेथ नाइट उस पर हमला करता है, वो उसे स्लैश करने के लिए अपनी विंड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। वो ताहुन से कहता है कि भले ही ये उसे गुस्सा दिलाए, लेकिन उसके पास रैंक्स में ऊपर जाने का टैलेंट है। वो अलग है, इसलिए उसे इंजर्ड लोगों को लेकर जाना चाहिए और जितनी दूर हो सके भाग जाना चाहिए, क्योंकि उनका सुपरवाइजर होने के नाते उन्हें रोकना उसका अकेला फर्ज है। ताहुन उसकी स्पिरिट देखकर दंग रह गया, लेकिन बदकिस्मती से जिस लड़की को उसने उठाया हुआ था वो पहले ही गुजर चुकी थी। वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक जोरदार थर्ड और एक्सप्लोजन के साथ ताहुन के पीछे की दीवार फट गई, क्योंकि नाइट्स ने डोहॉक को गिरा दिया था और उसके आखिरी अल्फाज सिर्फ ताहुन ने सुने। नाइट्स उन बॉडीज के पास से गुजरे जो उन्होंने जमीन पर गिराई थी, और एक ने अपनी तलवार ताहुन की तरफ की, जिसने अब जाकर असली खौफ महसूस किया था। डेथ नाइट ने एक डुएल की दरख्वास्त की, क्योंकि वो आखिरी बचा हुआ था। ताहुन ने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा, डोहॉक की यूनिक रिंग। नाइट ने उसकी खामोशी को डुएल से इनकार समझा, इसलिए उसने उस पर हमला किया। लेकिन ताहुन तेजी से रिंग पकड़ने के लिए हिला, क्योंकि अब सिर्फ यही चीज उसे रेस्क्यू कर सकती थी। उसने वो पहन ली और प्रेडेशन से आखिरकार जागने की इल्तिजा की। जैसे ही नाइट्स उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए आगे बढ़े, प्रेडेशन ने उन सबको घेर लिया और तबाही के एक सुर्ख तूफान में उन्हें पूरा निगल लिया। लॉर्ड इतनी ज्यादा पावर देखकर हैरान रह गया। उसके सारे स्टैट्स 10 से बढ़ने के साथ कंडीशंस पूरी हो चुकी थी, इसलिए प्रेडेशन पर से सील हटा दी गई। ताहुन प्रेडेशन का इस्तेमाल करते हुए लड़ता रहा, लेकिन नाइट्स बिना रुके बस आते ही जा रहे थे। उसने सोचा कि प्रेडेशन निगलने में तकरीबन 10 सेकंड्स लेता है, इसलिए वो सिर्फ इस स्किल पर डिपेंड नहीं कर सकता। उसे बाकी सबका और अपने
इस जगह से बाहर निकलने के लिए नॉलेज। सिर्फ तभी उसके पास सर्वाइवल का एक मौका हो सकता है, जबकि वो लड़ना जारी रखता है। कोई काफी बड़ी चीज ठीक उसी जगह टकराती है जहां वो है, एक जाइगैंटिक स्पीयर, जिसे वो नोटिस करता है कि वो खुद लॉर्ड ने फेंका था, जो अब अपने सारे वेपन्स को ताहुन पर गिरने का कमांड दे रहा है। वो उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उनकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। तो सर्वाइवल की एक आखिरी कोशिश में वो लॉर्ड पर प्रेडेशन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डार्क हैंड के एक ही वार से प्रेडेशन टूट जाती है। लॉर्ड तस्लीम करता है कि वो वाकई पावरफुल है, लेकिन वो यहाँ अपनी औकात से बढ़कर काम कर रहा है। उसके साथ वो अपने डार्क ब्लेड से मारता है और उसके सर पर अपना बूट रखकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। उसके मरने से पहले उसके पास उसके लिए एक आखिरी सवाल है, उसे ये पावर किसने दी? वो उस पर नाइट्स रोर एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ताए इसका मुकाबला करता है। भले ही ऐसा लगता है कि ये उसे तकलीफ दे रही है, लॉर्ड पहले से ही जानता है कि दूसरे इंसानों के बरक्स वो उसे शुरू से ही समझ सकता था, इसीलिए अब उसे बोलना चाहिए। किसने उसे ये पावर देने की हिम्मत की? ताहुन चिल्लाना जारी रखता है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर वो असोडियस के सामने खड़ा है। उसके बराबर में उसके कॉमरेड्स की लाशें और उसके पीछे लॉर्ड उसका सर काटने की तैयारी कर रहा है। उसे महसूस होता है कि कुछ भी पहले से अलग नहीं है। सवाल जैसे कि असल में प्रेडेशन क्या है और उस जैसा एक इंसान मॉन्स्टर लैंग्वेज कैसे समझ सकता है। वो इतना थक गया है कि अब मजीद नहीं पूछ सकता। उसने ये पावर एक इत्तेफाक से हासिल की थी, लेकिन फिर भी वाकई कुछ नहीं बदला। उस किंग ने उस जैसे किसी को इस तरह की पावर दी ही क्यों? तभी किंग जवाब देता है, उसने पहले ही उसे बता दिया था कि क्यों। वो बस उसकी टेनासिटी और मौत का सामना करते हुए भी हार ना मानने की डिटर्मिनेशन से मुतासिर हुआ था। उसे बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है, उसे बस आगे बढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। ताहुन की आंखें मजीद सुर्ख होने लगती हैं और लॉर्ड ये देखता है कि अब उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं होगी, इसीलिए वो उसे मौत की मर्सी अता करेगा। ये उसका अंजाम है। ताहुम प्रेडेशन उन डेथ नाइट्स को चीरना शुरू कर देती है जो ऊपर थे, कुछ ऐसा जो लॉर्ड को हैरान कर देता है, लेकिन वो हंसता है क्योंकि ये कीड़ा अपनी उस किल के साथ बरसीक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसकी कंडीशन मजीद खराब हो जाएगी। ताहुन स्टैट्स हासिल करना जारी रखता है, लेकिन लॉर्ड हंसना जारी रखता है क्योंकि वो इस आखिरी स्ट्रगल को एंजॉय कर रहा है। सच में इसने उसे किसी भी कोर्ट जेस्टर से ज्यादा एंटरटेन किया है। वो ताहुन पर एक पावरफुल अर्थ स्प्लिटिंग ब्लो से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हमला लग भी जाता है, ताहुन उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और पूछता है कि क्या वो अब भी क्यूरियस है कि ये पावर क्या है, क्योंकि वो उसे ये खुद दिखाएगा। इस हमले के साथ ताहुन बी रैंक तक पहुंच जाता है और लॉर्ड को पीछे ढकेल देता है। वो जमीन से एक वेपन उठाता है और बेशुमार ब्लोस का तबादला करते हुए हमला कर देता है। जैसे ही लॉर्ड टूटना शुरू होता है, वो मजीद एनरेज्ड हो जाता है और अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके ताहुन की तरफ बहुत से वेपन्स भेजता है, क्योंकि वो एक मामूली इंसान से नहीं हारेगा। अपनी मुट्ठी के एक क्लिंच के साथ ताहुन प्रेडेशन का एक मुंह बनाता है, जो लॉर्ड को निगलने के लिए लपकता है, जो अब डिफेंसलेस खड़ा है। ताहुन उसे बताता है कि ये पावर कोई इंसानी पावर नहीं है, ये एक किन की पावर है। उसके साथ ही लॉर्ड एक पावरफुल एक्सप्लोजन में मारा जाता है। ताहुन को एक नया स्किल भी मिलता है, नाइट किंग स्पिरिट। जब लोग बाकी पार्टी के डंजन से बाहर आने का इंतजार करते हैं, गेट एक एस रैंक में बदल जाता है। इवैक्यूएशन ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन डंजन के अंदर के लोगों को इस फ्लक्चुएशंस की वजह से मैसेज बाद में मिलेगा। सपोर्ट स्क्वाड मिलने से पहले ही डंजन ब्रेक हो सकता है। सुनजुन इस सब को कोसता है कि कैसे एक डी रैंक डंजन अचानक एस रैंक में बदल सकता है। इस रफ्तार से यहाँ आसपास के सब लोग मर जाएंगे। क्या उसे अकेले ही अंदर जाना पड़ेगा? तभी गेट मजीद तेजी से फ्लक्चुएट करने लगता है, जिससे सबको लगता है कि ये टूट जाएगा। लेकिन उसके अंदर से तायुन आता है, जो कहता है कि वो आखिरकार वापस आ गया है, हालांकि मुश्किल से। ताहुन की कोशिशों से डबल डंजन का वाकया उसकी दरियाफ्त के साथ खत्म हुआ। बाकी कैंडिडेट्स बगैर किसी मसले के इवैक्यूएट हो गए और इस राउंड के रिजल्ट्स सेकेंड राउंड से पहले की असेसमेंट्स पर मबनी थे।
मरने वालों की कॉर्प्सेस निकाल ली गई और आखिरी बार मिलने के लिए उनके फैमिलीज तक पहुंच गईं। चेयरमैन अब ताइवुक और सुनजिन से बात करते हैं और समझाते हैं कि उन्हें ये छुपाना पड़ा कि असल में अपोकलिप्टो किसने क्लियर किया था, भले ही इसकी वजह से प्रेस के एंडलेस सवालों का सामना करना पड़े। लेकिन अगर वो ये रिवील कर देते तो ताहुन प्रेस और विलन्स दोनों का टारगेट बन जाता। ताइवुक इस बात से इत्तेफाक करता है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता और सुनजिल भी इससे इत्तेफाक करता है। चेयरमैन उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर पूछते हैं कि वो ताहुन के बारे में क्या सोचते हैं, जिसने अकेले एक एस रैंक डंजन क्लियर किया। सुंजिल कहता है कि सारे फैक्ट्स को देखते हुए उसे कम से कम एक एस रैंक्ड प्लेयर समझा जाना चाहिए। ताइवुक कहता है कि उसका रैंक इससे कम होने के बावजूद जो पावर उसके पास है उसका एस्टिमेट लगाना मुश्किल है। चेयरमैन पूछते हैं कि क्या उनका वही मतलब है जो वो सोच रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए सर हिलाते हैं। इस बात का काफी हाई चांस है कि फ्यूचर में ताहुन को नेशंस एंटायर पावर फोर्स का रैंक मिल जाए। अपने जहन के अंदर ताहुन बेशुमार मॉन्स्टर्स के सामने है जो उसे देख भी नहीं रहे। वो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, मगर तभी वो देखता है कि किंग उसके ऊपर खड़ा है और मॉन्स्टर्स भी उसके लिए चिल्ला रहे हैं। अपने डिवाइन हैंड की एक मूवमेंट से वो तमाम मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, जो ताहुन को हैरान कर देता है। फिर वो कहता है कि वो अबिस के डीपेस्ट पार्ट्स में उसका इंतजार करेगा। तभी ताहुन डेज में जागता है, ये देखकर हैरान कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन ये बहुत विविड था, ये कुछ अलग था। उसके ये कहने का क्या मतलब था कि वो वेट करेगा? एक स्किल प्रिडेशन है जिसे एस रैंक मॉन्स्टर्स भी जानते हैं, और ये बात कि वो उन्हें समझ सकता है, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो क्या उसे उन्हें ढूंढने के लिए अब इसके मजीद गहराई में जाना होगा? वो अपना स्टेटस विंडो चेक करता है, अपने बढ़े हुए स्टैट्स देखने के लिए, लेकिन सबसे अहम बात उसका रैंक बढ़ गया और उसे एक नई एबिलिटी मिली। वो ये देखकर खुश है कि आखिरकार उसका रैंक बढ़ गया है और इन स्टैट्स के साथ वो एस रैंक प्लेयर्स का राइवल बन सकता है। इसके अलावा ये एबिलिटी वही है जो लॉर्ड ने उसे हराने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। जब वो अपनी ग्रोथ को एडमायर कर रहा होता है, उसे दरवाजे के पीछे से कुछ थम्प्स और क्रैक्स की आवाज आती है। तभी एक शख्स दरवाजा खोलता है और कहता है कि वो बहुत रूड हैं जो उसे एक बीमार शख्स से मिलने नहीं दे रहे। चेयरमैन वाकई उसके बारे में इतना बुरा सोचते हैं? ये शख्स यू है। जब वो हॉस्पिटल से ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं, ताहुन पूछता है कि एक प्रोमिनेंट गिल्ड के गिल्ड मास्टर को उससे क्या काम है। वो कहती है कि वो बस डिस्चार्ज होने के बाद उसे घर ड्रॉप कर रही है, क्योंकि वो इसका हकदार है। लेकिन ताहुन को यकीन नहीं आता कि एक गिल्ड मास्टर सिर्फ इसके लिए इतनी दूर आएगी। यू उसे शार्प होने पर कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन फिर उससे पूछती है कि क्या वो जानता है कि ट्राईआउट्स का थर्ड राउंड क्या होगा। ये राउंड 1 जैसा ही एक सर्वाइवल गेम होगा, लेकिन एक आउटसाइडर वाकई इसे देख सकता है। फिर उसकी पावर्स पब्लिक हो जाएंगी और सारे गिल्ड्स उसका हंट करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो उसे पहले ही एक ऑफर देना चाहती है, पैसा, पावर, फेम। वो ये सब हासिल कर सकता है अगर वो उसकी गिल्ड नाइट वॉकर्स ज्वाइन कर ले। वो सोचती है कि ये ऐसी ऑफर है जिससे वो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो वही करता है क्योंकि उसे जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। ताहुन आखिरकार गाड़ी से उतर जाता है और राइड के लिए यू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो कहता है कि अब से वो पैदल चलना चाहता है। वो पूछती है क्यों, और क्या उसने सुना भी जो उसने प्रपोज किया? वो उसे वो सब दे सकती है जो वो चाहता है, इस पूरी दुनिया में कुछ भी। शायद उसे पहले ही किसी दूसरी गिल्ड से ऑफर मिल चुकी है, लेकिन उसे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उनकी गिल्ड उसके लिए बेस्ट है। ताहुन को ये काफी अनोइंग लगता है, इसलिए वो वजाहत करता है कि उसके रिजेक्शन की कोई असली वजह नहीं है। वाकई कोई और गिल्ड उसके पीछे नहीं है, मगर क्या नाइट वॉकर्स अब वाकई इतने स्पेशल है? वो मना कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता, इसीलिए वो अब जा रहा है। अचानक यू उसे पीछे से पकड़ती है और पूछती है कि इस सब में उसका क्या मकसद है। उसने अभी अपना प्लेयर जर्नी शुरू किया है और उसकी इतनी हिम्मत कि वो 4 ग्रेट गिल्ड्स में से एक को बिना किसी वजह के रिजेक्ट कर दे। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी वो उसे माफ कर देगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे पसंद करती है। उसका सबॉर्डिनेट उसे कहता है कि कैंडिडेट के साथ ऐसा करना बंद करे, और टायून को भी कहता है कि ऑफर मान ले, क्योंकि उसने वैसे भी किसी न किसी गिल्ड को ज्वाइन करना ही है। तो उनकी गिल्ड क्यों नहीं?
टायून कहता है कि उसे पता है ये जिद कहाँ से आ रही है। कोई हैरत की बात नहीं कि उसका ताल्लुक लिम से है। यू पूछती है कि उसे ये कैसे पता है और फिर टायून बताता है कि वो उस स्टोलन नेम के बारे में भी ज्यादा जानता है। जैसे ही वो ये कहता है, वो पूरी एलीवे जहां वो है हरी रोशनी में डूब जाती है, क्योंकि यू ने अपनी लिमिट्स छोड़ दी हैं और वो टायून को उसकी गर्दन से पकड़े हुए है। सबॉर्डिनेट सोचता है कि ये बुरा होने वाला है, क्योंकि यू का असली नाम दरअसल लिम है। उसे यंगकोंग ग्रुप सीईओ ने अपनी दौलत और ताकत के हेर के तौर पर पाला था, मगर सब कुछ बदल गया जब खानदान में एक और बेटी पैदा हुई। उससे उसका नाम छीन लिया गया और उसे सिर्फ एक आउटसाइडर बना दिया गया। ये बात कि उसने प्लेयर बनने के बाद अपना नाम बदल लिया था, सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वो पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की, क्या वो पागल हो गया है? टायून कहता है कि शुरुआत उसने की थी, इसीलिए अगर कुछ होता है तो उसे शौक नहीं होना चाहिए। वो प्रेडेशन के साथ उसे पीछे धकेलने लगता है, जिससे यू हैरान हो जाती है कि एक सी रैंक उस जैसी एस रैंक को कैसे पीछे धकेल सकता है। टायून कुछ देर उसे घूरता है, लेकिन फिर एक कदम आगे बढ़ता है और उसे दीवार से लगा देता है, ये कहते हुए कि उन्हें वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए जिसे क्रॉस करने पर दोनों को पछतावा हो। यू ब्लश करने लगती है और सबॉर्डिनेट बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। अगले दिन कोलोजियम ने सब जमा होते हैं, क्योंकि ये प्लेयर ट्राईआउट्स के तीसरे राउंड का वेन्यू है। ये राउंड दूसरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑडियंस को इजाज़त है जिससे खानदान और दूसरे कंपेटिटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। यू भी डिस्गाइज पहनकर देखने आई। टायून के अंकल और आंट भी वहाँ हैं, जो सोच रहे हैं कि क्या वो ठीक रहेगा, क्योंकि उन्होंने सुना है कि ट्राईआउट्स ब्रूटल होते हैं। यंग उन्हें कहता है कि परेशान ना हो, क्योंकि टायून मजबूत है, यहाँ मौजूद किसी भी शख्स से ज़्यादा मजबूत। वो इस बात का वादा करता है। यंग टायून के फैन क्लब का प्रेसिडेंट बन गया है, जिसका अब सिर्फ एक ही मेंबर है, वो खुद। रिपोर्टर गुहा भी वहाँ है, जो सोचती है कि उसे अब एक अच्छी स्टोरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका पिछला इंटरव्यू फेंक दिया गया था, क्योंकि वो एक सी रैंक का था, जो अब तक शायद ट्राईआउट से डिस्क्वालीफाई हो चुका होगा। अगर उसे कुछ अच्छा नहीं मिला तो शायद उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। तभी वो किसी को ये कहते हुए सुनती है कि वहाँ का माहौल अजीब है, और वाकई जब वो देखती है तो उसे नजर आता है कि हर तरह के रैंक्स के बहुत सारे अवेकनर्स टायून को घूर रहे हैं। क्या वो वाकई एक बंदे को पीटने के लिए हाथ मिला रहे हैं? वो कितना ताकतवर है? तभी वो देखती है कि वो दरअसल मुस्कुरा रहा है। इसके साथ ही टेस्ट शुरू होता है और टायून मुस्कुराता रहता है, क्योंकि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही राउंड शुरू होता है, तमाम कैंडिडेट्स अपनी पावर्स जमा करते हैं और उन्हें टायून की तरफ ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि वो उससे फौरन पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसने पहले 2 एस रैंकर्स को हराया था। उन्हें उसे किसी भी मौके से पहले यहाँ से निकालना होगा। उनकी बदकिस्मती से उनके अटैक्स के बावजूद टायून फिर भी आगे बढ़ता है और अपनी ताकत और स्पीड से वो आसानी से एक ग्रुप को गिरा देता है, जो मौके पर ही एलिमिनेट हो जाते हैं। मगर जब टायून रुकता है तो बहुत सारी ग्रीन वाइन जाहिर होती हैं, जो उसे एक प्रिजन में कैद कर लेती हैं। ये सब उसके सामने खड़े आदमी ली गिलिन ने किया, जो एक ए रैंक है, और सोचता है कि इसके साथ वो जीत गया है। मगर एक ही हरकत से टायून अपनी रुकावटों से निकल जाता है और उसे भी गिरा देता है। जैसे ही वो वीकलिंग्स पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, ये देखते हुए कि ये बंदा सीधा उनके बीच से रास्ता बना रहा है, वो उसे मुसलसल अटैक करने का जीनियस प्लान सोचते हैं, क्योंकि यकीनन वो किसी न किसी वक्त थक जाएगा, है ना? उनके कॉन्क्वेस्ट के प्लान्स को खत्म करने के लिए ताहुन अपनी नई एबिलिटी नाइट किंग स्पिरिट का इस्तेमाल करता है। एकदम से लाल मिस्ट सबके दिमाग को घेरने लगती है और वो सब जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि ताहुन एक ऐसी हस्ती की इंटिमिडेशन दिखाता है जिसका सामना करने की वो कभी ख्वाहिश नहीं करेंगे। हत्ता कि पब्लिक भी इस प्रेशर को महसूस करती है और उनमें से कुछ मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। मगर ताहुन नहीं रुकता। यू ये सब देखता है और सोचता है कि वो पागल हो गया है। उसने इस अरीना के बिल्कुल दरमियान में ये एरिया ऑफ अटैक एबिलिटी क्यों इस्तेमाल की? आखिरकार ऐसा लगता है कि ताहुन ने तकरीबन सबको हरा दिया है, मगर फिर वो कहता है कि अभी एक और शख्स बाकी है जिसका उसे ख्याल रखना है। धूल और मिस्ट के बीच से लिम आती है, जिसने नाइट किंग स्पिरिट के इस्तेमाल के दौरान मुश्किल से अपनी कॉन्शियसनेस संभाली हुई थी। ताहुन पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि उसे उसके अभी रिजाइनिंग करने से कोई एतराज नहीं है, या शायद वो फर्स्ट राउंड का दोहराना चाहती है। ये सुनकर लिम ब्लश करने लगती है और उसका जवाब बिल्कुल फर्स्ट राउंड की तरह एक और अरीना बनाना होता है।
एक अचानक चीख के साथ वो उसका नाम पुकारती है और उसे कहती है कि वो अपनी सिचुएशन की फिक्र करे, क्योंकि वो अब उसे अपनी मर्जी नहीं करने देगी। ताहुन को इस बात का पूरा यकीन नहीं होता। उनकी फाइट बहुत फियर्स होती है, जहां लिम की आइस और स्नो हर जगह बिखरी हुई होती है। मगर बदकिस्मती से उसके लिए ये काफी नहीं होता, क्योंकि वो उसे नील करने पर भी मजबूर नहीं कर सकी। लेकिन वो मानता है कि वो सब में से सबसे डिफिकल्ट अपोनेंट थी, इसलिए उसे फख्र से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रांग है। इसके साथ ही प्लेयर ट्राई-ऑफ्स खत्म हो जाते हैं और इसका टॉप क्वालिफायर कोई और नहीं बल्कि ताहून है। उसके एफर्ट्स के लिए चेयरमैन उसे 2 रिवॉर्ड्स देता है, एक नाइफ और एक अवार्ड। चेयरमैन उसे एस रैंक प्लेयर बनने पर मुबारकबाद देता है और ये भी कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो 3rd राउंड अकेले खत्म करेगा, मगर शायद उस शख्स से यही उम्मीद की जा सकती थी जिसने अपोकलिप्टो अकेले क्लियर किया था, है ना? ताहून नाइफ उठाता है और कहता है कि वो बस लकी था। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है, मगर अचानक चेयरमैन ताहून से नए साउथ कोरियन प्लेयर एसोसिएशन में शामिल होने को कहता है। ये ऑफर ताहून को काफी शॉक कर देती है, मगर चेयरमैन इस बारे में बहुत सीरियस है। वो सोचता है कि उसके पास से अब तक बहुत कुछ बदल गया है, इस हकीकत के अलावा कि वो अवेकेंड हुआ और एस रैंकर बना, उसे यू ने स्काउट किया और अब साउथ कोरिया एसोसिएशन के चेयरमैन ने भी। वो मुस्कुराता है, क्योंकि ये सब प्लेजेंट है। पुराना वाला वो इन अपॉर्चुनिटीज पर फट से राजी हो जाता। ताहम अब वो बदल चुका है। वो एहतराम के साथ ऑफर डिक्लाइन करने का फैसला करता है, जिससे चेयरमैन कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है क्यों, मगर ताहुन कहता है कि उसके रिफ्यूजल की कोई खास वजह नहीं है। वो सिर्फ ये मानता है कि चारों ग्रेट गिल्ड्स या एसोसिएशन का मेंबर बनने के बजाय वो अकेले काम करके ज्यादा बेहतर कर सकेगा, इसलिए वो माफी मांगता है कि वो उनके किसी काम नहीं आ सका। चेयरमैन उसकी बातों से सच में शॉक्ड है, मगर फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वो कहेगा कि वो अकेले ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्फिडेंस के उस लेवल को स्टडी करने की जरूरत है, मगर अगर ऐसी बात है तो उसके पास उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, ऐसी चीज जिससे वो इनकार नहीं कर सकेगा। क्या वो शायद एशियन एग्जीबिशन गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है? अगले दिन जब ताहुन अपनी प्रिडेशन एबिलिटी के साथ एक और डंजन क्लियर करता है, वो एशियन एग्जीबिशन गेम्स के बारे में सोचता है, जो कुछ इस तरह से है। एशिया के तमाम मुल्कों की एसोसिएशंस और गिल्ड से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं विलन्स और मॉन्स्टर्स के हंटिंग के फेस्टिवल के लिए। ताहम इन नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक चुने जाने के लिए किसी को मुल्क की खातिर मॉन्स्टर्स और विलन्स का शिकार करके खुद को साबित करना होता है। तो बेसिकली मेरिट पॉइंट्स। चेयरमैन ने कहा कि उसके लिए ये आसान होना चाहिए, उसकी सडन एडवांसमेंट्स की हिस्ट्री को देखते हुए। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि वो अभी अभी प्लेयर बना है। उन मेरिट पॉइंट्स का मुकाबला करने के लिए भी जो बाकी सब सालों से जमा कर रहे हैं, उसे उन मॉन्स्टर्स और विलेंस का शिकार करने की ज़रूरत है जो कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। हाल ही में वो तकरीबन 1 महीने से एसोसिएशन के सारे मालूम डंजन्स को क्लियर कर रहा है, लेकिन मेरिट पॉइंट्स के बारे में सोचे बगैर भी वो अपनी एबिलिटीज में भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका है। उसके पास खतरनाक जगहों पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन खतरे को देखते हुए रिवॉर्ड्स काफ़ी होने चाहिए। मैंशन के अंदर लाए जंगसू अपने महंगे विस्की के ग्लास को तोड़ देता है और बॉडीगार्ड का गला घोटने लगता है जैसे ही वो सुनता है जो बॉडीगार्ड ने कहा, जो अब उसे काम डाउन होने की इल्तिजा कर रहा है। जंगू पूछता है कि वो कैसे काम डाउन हो सकता है जब उसके ग्रुप का एयर, उसका अपना बेटा, अभी तक हॉस्पिटल में है। मजीद ये कि मुजरिम अब एक एस रैंक प्लेयर है जो मुसलसल ऊपर जा रहा है, फिर भी वो चाहता है कि वो काम डाउन हो जाए। वो बॉडीगार्ड को जमीन पर दे मारता है और तभी उसका असिस्टेंट आता है, उसे बताते हुए कि उसके दरवाजे पर मैलिग्नेंट गिल से एक गेस्ट आया है। वो इस पर भी गुस्सा हो जाता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई अपनी शक्ल दिखाने की जब वो एक अकेले लौंडे से छुटकारा नहीं पा सके। वो अब उस पैसे से अपना पेट भर रहे हैं जो उसने उन्हें दिया था। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहे, पूरे कमरे में एक डार्क प्रेजेंस फैल जाती है। जैसे ही मैलिग्नेंट गिल्ड का गेस्ट दरवाजे से फेस होकर निकलता है, वो कहता है कि उसके बेटे के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक बदकिस्मत वाकया था, लेकिन अब उसे काम डाउन हो जाना चाहिए,
क्योंकि वो लौंडा उसके ग्रुप का फाइनल टारगेट नहीं है ना? उसने अपना तारुफ करवाना भी भूल गया। वो मैलिग्नेंट गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर है, लेकिन वो उसे शैडो बुला सकता है। आखिरकार ताहुन पोर्टल से बाहर निकलता है, जो उसे सीधा एक बिल्डिंग के सामने भेज देता है, जहां एक आदमी अजीब तरीके से कहता है कि वो उस ऑक्शन के लिए उसका गाइड बनने वाला है, जिसमें वो शामिल हुआ है। वो अल्केमिस्ट्स का एक ए रैंकर भी है। वो अपना नाम पाक जुनवोंग बताता है। हिज एक्सीलेंस से मिलना वाकई एक एजाज की बात है। ये बंदा ऑक्शन के लिए अल्केमिस्ट्स गिल्ड का रखा हुआ एक बॉडीगार्ड है और ताहुन के फैन क्लब का मेंबर भी है, जिसकी स्किल गेट मैनिपुलेशन है। यही वजह होगी कि ताहुन यहाँ पहुंचा। वो ताहुन पर फैन बॉइंग करने लगता है और यहाँ तक कि उससे ऑटोग्राफ मांगता है, जिसे वो अपने घर में फ्रेम करेगा। लेकिन ताहुन कम अज कम इतना मुतासिर नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ एशिया का सबसे बड़ा ऑक्शन होता है, ईस्ट पॉइंट, एशिया के अंदर स्केल में सबसे बड़ा। यहाँ ऑक्शन होने वाली आइटम्स टॉप क्वालिटी की हैं। उनके पास ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन सपोर्ट भी है, इसी तरह मजीद चीज़ें। ईस्ट पॉइंट की बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन उनकी सिक्योरिटी समझी जाती है। ताहुन वोंग से पूछता है कि क्या वो अपनी पेशानी पर वो ऑटोग्राफ लेकर ठीक है, लेकिन वो अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखता है। गिल्ड्स के बॉडीगार्ड्स, जैसे कि वो खुद, प्रोटेक्शन में यकीनन एक अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन उनके वॉप पॉइंट की मुसलसल तब्दीली किसी के लिए भी अप्रूवल के बगैर इस जगह पहुंचना नामुमकिन बना देती है। इसीलिए पिछली कई दहाइयों में उन्हें कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं हुआ। ताहुन इस बात से इत्तेफाक करता है कि वाकई ये जगह एक फोर्ट्रेस की तरह है, लेकिन आज एक एस रैंक विलन का बनाया हुआ एक बड़े पैमाने पर अटैक होगा। यही वजह है कि वो यहाँ आया था। जैसे ही ऑक्शन जारी रहता है और वो औरत जो ऑक्शन की इंचार्ज है सबको अगली आइटम फीनिक्स पोशन के बारे में बताती है, ताहुन ऊपर खड़ा इंतजार करता है। उसे सिर्फ ये करना है, क्योंकि विलन का अटैक यकीनन जल्द ही होगा और उसे सिर्फ कुछ आसान मेरिट पॉइंट्स के लिए उसे हराना है। लेकिन इसी वक्त उसके पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में न्यूज ने सिर्फ ये कहा था कि वहां था। काफी संगीन नुकसान हुआ और मुजरिम एक नरेंद्रा नौ था। दूसरा अहम सवाल ये है कि हमला किसने रोका। जब वोंग हाथ में आइसक्रीम लिए आता है तो तायुन पूछता है कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है। वोंग इस सवाल से काफी डर जाता है, जिससे तायुन पूछता है कि क्या ये कोई ऐसी बात है जिस पर उसे दबाव डालना चाहिए। लेकिन वोंग कहता है कि ये ठीक है, क्योंकि बात ये नहीं है बल्कि कुछ और ही है। तभी उनके पीछे से कोई कहता है कि उसने साउथ कोरिया के 12वें एस रैंकर और तारीख के सबसे कम उम्र एस रैंकर्स में से एक को देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसे कहना चाहिए कि वो उससे मिलकर बहुत खुश है। ये आदमी इसाकी रियो है, एक जापानीज एस रैंक प्लेयर, इस जगह का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, और उसका एक बहुत खौफनाक निकनेम भी है, द डेविल। वोंग उसे बताता है कि उसके करीब संभल कर रहे, क्योंकि उसने पहले अपने ही साथियों को धोखा दिया है, अगर उसे उससे कुछ फायदा मिल रहा हो। इसलिए उसका निकनेम द डेविल है। वो तायुन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उसने सुना था कि साउथ कोरियन एसोसिएशन ने यहाँ एक जीनियस भेजा है, लेकिन उसने उससे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की थी। कितनी खुशी की बात है। तायुन देखता है कि वो अपने बाएं हाथ से हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो होशियार हो जाता है, लेकिन सोचता है कि इनकार करना बदतमीजी होगी, तो वो वैसा ही करता है। लेकिन जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं, तायुन के अंदर से ताकत की एक लहर गुजरती है। जब इसाकी एक पागल की तरह जोर से हंसने लगता है। किसने सोचा था कि वो उसके इस जाती इम्तिहान को बर्दाश्त कर लेगा। ऐसा लगता है कि भले ही वो कच्चा है, लेकिन फिर भी एक एस रैंकर है। तायुन मामले को बढ़ाने का सोचता है, लेकिन फिर देखता है कि दबाव उन मासूम सिविलियंस तक पहुंच रहा है जो उनके करीब हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। इसाकी फिर से हंसता है और कहता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था, लेकिन शायद उसके जैसे बच्चे पर इतनी दूर जाना उसकी लापरवाही थी। हालांकि वो सोचता है कि ये उसके लिए काफी अच्छा सबक था, क्योंकि वो भले ही एस रैंक हो, लेकिन वो दोनों कभी एक लेवल पर नहीं होंगे। वो नहीं जानता कि उसने यहाँ आने का फैसला क्यों किया, लेकिन उसे कोई स्टंट्स दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अगर उसे अपनी बेकार जान प्यारी है तो यहाँ से चला जाए।
इसके साथ ही इसाकी हंसते हुए उसे ऑक्शन में मजे करने की दुआ देकर चला जाता है। तायून उसे देखता है और सोचता है कि इस कमीने के रहते हुए चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। ईस्ट पॉइंट के पहुंच से दूर दरवाजों पर कुछ लोग पहरा दे रहे हैं, लेकिन तभी वहां एक आदमी जो इंडियन मालूम होता है और दर्जन भर दूसरे लोग पहुंचते हैं। गार्ड्स हैरान होते हैं कि ये लोग कहां से आए, लेकिन हेड गार्ड उनसे कहता है कि उन्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऑर्डर्स पर ध्यान दें कि हर उस चीज का ख्याल रखें जो गेट से अंदर आने की हिम्मत करे, लेकिन उन्हें सिर्फ तभी उसकी मदद करनी चाहिए अगर हालात खराब हों, क्योंकि उसके जैसा एक ए रैंकर काफी होना चाहिए। लड़ाई खत्म होने के बाद एक बड़ा मॉन्स्टर हेड गार्ड को अपने आखिरी इनाम के तौर पर खा जाता है, जबकि वो आदमी जो नरेंद्र निकलता है सोचता है कि ये एक शानदार नजारा है। वो एक नामालूम ताल्लुकात वाला एस रैंक विलन भी है। उन लोगों का ग्रुप जिनके साथ वो था वहां आता है और उनमें से एक कहता है कि ऑक्शन हाउस के अंदर एक हैरानकुन वेरिएबल सामने आया है, जहां साउथ कोरिया की नई एसोसिएशन का एक एस रैंकर किम तायुन भी मौजूद है। क्या उन्हें अपने प्लान्स बदलने की जरूरत है? नू कहता है कि वो कोरिया के किसी कचरे की वजह से प्लान से नहीं हटेगा। जब तक वो मौजूद है कोई भी उसकी डिवाइन रेवलेशन से नहीं बच सकता। तभी ऑक्शन रूम के अंदर एक धमाका होता है, लेकिन सिर्फ वहां ही नहीं बल्कि बिना किसी वजह के हर जगह बहुत सारे धमाके होते हैं। वोंग तायुन से पूछता है कि क्या वो ठीक है और कहता है कि उन्हें अभी इवैक्यूएट करने की जरूरत है, लेकिन तायुन इस बात पर ज्यादा हैरान है कि धमाके पूरी बिल्डिंग में हुए हैं, हमलावर अंदर कैसे आए और ये बॉम्ब्स कब से यहाँ लगे हुए थे। खैर वो इन सब के बारे में बाद में सोच सकता है, क्योंकि अब उसे इन कामिनों को देख लो। उसके सामने हमला करने वालों में से एक ने एक आदमी को हॉस्टेज बनाया हुआ है और सब पर चिल्लाता है कि अपनी वैल्यूएबल्स और बाकी सब चीजें हवाले कर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस का नतीजा सिर्फ उनकी मौत होगा। बदकिस्मती से उसके लिए ये उसकी मौत का सबब बनती है, क्योंकि एक ही स्लैश से ताहून उसका सर जुदा कर देता है और बाकी हमला करने वालों को भी मार देता है। वो वोंग से कहता है कि उसे जाकर एसोसिएशन को इस बारे में बताना चाहिए और कुछ रीइंफोर्समेंट्स की भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए। वो इस हमले के परपेट्रेटर्स को पकड़ने जाएगा। आखिरी बचे हुए गार्ड्स अपनी जान पर खेलकर ऑक्शन के आइटम्स की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रुप के लीडर के एक कमांड से वो सब बेरहमी से स्लॉटर्ड हो जाते हैं और आइटम्स हमला करने वालों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। वो खास चीज जिसके लिए वो यहाँ आए हैं वो फीनिक्स पोशन है, जो एक यूनिक आइटम है जो हर बार कंज्यूम करने पर स्टैमिना और माना को परमानेंटली 20 पॉइंट्स बढ़ा देता है। अब वो समझ गया है कि नारू ये इतनी शिद्दत से क्यों चाहता था, भले ही उन्होंने इसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी हो। अगर वो इसे पीता है तो वो अनइमेजिनेबल पावर हासिल कर सकता है। तभी एक कंट्रोल्ड अटैक ग्रुप के एक मेंबर को गिरा देता है और बाकी उसे डाइक कहकर पुकारते हैं और बताते हैं कि एक अटैकर इनबाउंड है। तभी एक के बाद एक बाकी बचे हुए ग्रुप मेंबर्स को खत्म कर दिया जाता है और डाइक को एहसास होता है कि जो उन पर हमला कर रहा है वो एक स्टेल्थ यूजर है, जिससे उसे एक ऐसे अटैक को डॉज करने का कीमती वक्त मिल जाता है जो उसे मार सकता था। ये जानते हुए वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे बहुत सारी चेन लिंक जाहिर होती हैं और ताहून को कैप्चर कर लेती हैं। डाइक उसे फूल कहता है, क्योंकि सिर्फ स्टेल्थ के साथ हमला करने से उसे लगता है कि वो उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन यही उसकी अनडूइंग होगी, क्योंकि अब वो मरा हुआ ही समझो। ताहून खुश है कि उसे एक ऐसी स्किल मिल गई है जो स्टेल्थ के पार देख सकती है, इसलिए वो उसकी प्रिडेशन स्किल के लिए एक डिसेंट सब्स्टिट्यूट का काम करेगी। वॉर्प गेट्स के कंट्रोल रूम में बहुत से लोग बीच में जमा हैं। मजीद ये कि वहाँ बेशुमार मॉन्स्टर्स भी हैं जो उनके गोश्त पर फीस्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। नू हंसता है कि इस मसले के हल होने के बाद सब लोग अपने सच्चे खुदा से और भी ज्यादा डरेंगे। सबॉर्डिनेट्स में से एक आता है और कहता है कि डाइक के ग्रुप की तरफ से एक मैसेज आया है जो फीनिक्स पोशन लेने गए थे, लेकिन लगता है कोई मसला है। तभी वो रेडियो जो सबॉर्डिनेट ने पकड़ा हुआ है काम करने लगता है और उस पर मौजूद शख्स पूछता है कि क्या वो नू से बात कर रहा है, जिससे वो फ्यूरियस हो जाता है। वो उसकी आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन ताहून सिर्फ कहता है कि वो है जिसके पास वो चीज़ है जो वो शिद्दत से चाहता है। अगर उसे ये कीमती आइटम वापस चाहिए तो उसे अभी एक वीकलिंग की तरह यहाँ नीचे आना चाहिए। ये देखते हुए कि करने को कुछ और नहीं है, ताहून फीनिक्स पोशन पीना शुरू कर देता है, जो उसके स्टैट्स बढ़ा देता है और उसे तरोताज़ा भी कर देता है। एक यूनिक के लिए ये यकीनन अपनी मिसाल आप है, क्योंकि उसने बेशुमार डंजन्स क्लियर किए थे, फिर भी उसके स्टैट्स बिल्कुल नहीं बढ़े थे।
लेकिन इसके एक सिप से उसे ऐसे अमेजिंग स्टैट्स मिलते हैं जो उसे दूसरों से पोषण की हिफाजत करने की इजाज़त देंगे। अचानक इसाकी और उसकी टीम मौके पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सिर्फ लाशों के ढेर और लूट नजर आती है। टीम को लगता है कि जिन लोगों ने एसओएस मैसेज भेजा था वो शायद भाग गए हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इसाकी उन्हें थोड़ा करीब से देखने को कहता है क्योंकि परपेट्रेटर बिल्कुल उनके सामने है। उसे सबके सामने छुपना बंद करना चाहिए और खुद को रिवील करना चाहिए। ताहून खुद को डीक्लॉक्स करता है और कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी स्किल पहले ही परफेक्ट थी। इसाकी पूछता है कि उस जैसा एक एस रैंकर यहाँ क्या कर रहा है, मगर ताहून उससे वही सवाल करता है क्योंकि वो हेड ऑफ सिक्योरिटी है, इसलिए उसे जाकर इस हमले को क्लीन अप करना चाहिए। इसाकी हंसता है और कहता है कि वो एक आइटम ढूंढ रहा है जिससे ताहून को एक अजम्पशन बनाने के लिए काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। शुरू से ही उसे लगा था कि कुछ ऑफ है क्योंकि उसे यकीन है कि इतने सारे बॉडीगार्ड प्लेयर्स और उसकी अपनी ट्रेन टीम। मगर मजीद ये कि नू ईस्ट पॉइंट से आया जहां से बाहर से कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो उसने अंदाजा लगाया कि किसी ने उसके लिए रास्ता खोला था, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो शख्स हेड ऑफ सिक्योरिटी होगा। कितनी शर्म की बात है। इसाकी एक शैतानी मुस्कुराहट देता है और कहता है कि उसने उसे इससे दूर रहने की हिदायत दी थी, जबकि वो खुद को पूरी तरह क्लोकिंग करता है और फौरन तहुन पर हमला कर देता है, जो अपना दिफा करने में कामयाब रहता है। इसाकी उसे आइटम उसके हवाले करने को कहता है, मगर तहुन उसे कहता है कि इसे वैसे ही ले लो जैसे एक विलन को लेना चाहिए। उसी लम्हे वो एक दूसरे पर बेशुमार वार करते हैं, जिससे जमीन और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज कट जाती है। इसाकी की टीम वहीं रुकने का फैसला करती है क्योंकि ये एस रैंकर्स के दरमियान एक जंग है। अगर वो उनकी जंग में 1 इंच भी चले तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो लड़ना जारी रखते हैं और तहुन सोचता है कि इसाकी स्टेल्थ का इस्तेमाल बेहतर तरीके से जानता है क्योंकि वो सिर्फ ऑरा और आवाज के जरिए हमले की सिमत का अंदाजा लगाता है, मगर इसाकी असल में उसे देख सकता है। वो उसके पीछे जाता है और वो अपना दिफा नहीं कर सकता, इसीलिए तहुन कटाना से कट जाता है। वो दोनों स्टेल्थ यूजर्स हैं, मगर इसाकी की प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। फिर भी इसके बावजूद वो इस काबिल नहीं कि उस पर प्रेडिशन का इस्तेमाल किया जाए। वो अपनी नाइट किंग स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट करता है ताकि अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को जमीन में फेंक दे और स्पीड बढ़ाने के लिए रॉक स्किन का भी इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो हैरान होता है कि इसाकी कहाँ है, जो कहता है कि वो उसके स्किल्स इस्तेमाल करने के तरीके की तारीफ करता है क्योंकि स्टेल्थ एरियाज ऑफ अटैक स्किल्स के खिलाफ कमजोर होती है, मगर अगर वो उसे पकड़ना चाहता था तो उसे उसके सर के ऊपर निशाना लगाना चाहिए था। इसके साथ ही वो तहुन को इतनी जोर से मारता है कि वो कई लेवल्स नीचे गिर जाते हैं। आखिरकार लेवल 52 पर रुकते हैं। इसाकी को लगता है कि ये खत्म हो गया है, मगर बदकिस्मती से वो तहुन के ट्रैप में फंस जाता है, जो उसे बेवकूफ कहता है। इसाकी समझ जाता है जो स्किल उसने पहले इस्तेमाल की थी वो उसे ढूंढने के लिए नहीं थी, बल्कि ये यकीनी बनाने के लिए थी कि वो उसके स्किल्स रेंज से बाहर ना निकल सके। वो निकलने की कोशिश करता है, मगर तहुन उसे चेन स्किल से पकड़ने में कामयाब हो जाता है और एक ही ताकतवर पंच से उसे हराता है। ये होने के बाद तहुन इसाकी और उसकी टीम को अपनी चेन एबिलिटी से बांध देता है। सबके होश में होने के बावजूद इसाकी उसे गंदा बैस्टर्ड कहता है, मगर तहुन को ये समझ नहीं आता कि उस जैसा एस रैंकर सिर्फ कुछ बोनस कैश के लिए ये सब क्यों करेगा। इसाकी उस पर चिल्लाता है कि वो चुप हो जाए क्योंकि अगर उसकी वजह से ना होता तो वो अब तक अमीर हो गया होता। जवाब में तहुन उसे लात मारकर दूर करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक मामूली क्रिमिनल है। उसकी टीम अभी भी उसके लिए परेशान दिखती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, मगर तहुन ने रांदू की इन्फो के बारे में पूछकर उन्हें बीच में रोक देता है क्योंकि हर मुल्क की एसोसिएशन को इमरजेंसी रीएनफोर्समेंट्स के लिए अर्जेंट कॉल्स मिल चुकी होंगी, तो बेहतर है कि वो उनके आने से पहले काम खत्म कर दे। इसाकी हंसता है। रीएनफोर्समेंट्स? वो आखिरकार एक क्लूलेस बच्चा ही है। प्लेयर एसोसिएशन फैसिलिटी में एक मोटा आदमी जो बिल्कुल सांता क्लॉज जैसा दिखता है टैक्टिक रूम में तेजी से आता है और पूछता है कि उन रीएनफोर्समेंट्स का क्या हुआ जिन्हें ईस्ट पॉइंट पर पहुंचना था। ये एल्केमिस्ट गिल्ड मास्टर है, एस रैंकर सीओ सैंगिक। वो चेयरमैन और ताइबुक दोनों पर चिल्लाता है क्योंकि ना सिर्फ वहां कीमती चीजें बिकने के लिए थीं, बल्कि कोरियन एसोसिएशन के बेशुमार वीआईपीज भी वहां मौजूद थे। उन्हें कुछ करना होगा। चेयरमैन उसे रिलैक्स करने को कहता है क्योंकि उन्होंने हमले की खबर मिलते ही बैकअप फोर्स भेज दी है। ये एलीट प्लेयर से भरा एक ग्रुप है जिसमें पाक संजिन भी शामिल है। सैंगिक पूछता है कि वो अभी तक गए क्यों नहीं
और तभी चेयरमैन बताता है कि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां पहुंचने का अभी कोई रास्ता नहीं है। ताइबुक मजीद बताता है कि हमला करने वाले ने कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए सारे वार्प गेट्स ब्लॉक्ड हैं। सैंगिक बेहोश होने वाला होता है, मगर ताइबुक उसे यकीन दिलाता है कि सिचुएशन पहले ही कंट्रोल हो चुकी होगी, क्योंकि मौके पर 2 एस रैंकर्स मौजूद हैं। ताहुन अभी नया एस रैंकर्ड बना है, मगर सिर्फ एक अटैकर है जिसका उन्हें सामना करना है। तो जब तक वो वॉर्प गेट्स को फिर से नहीं जोड़ते, उसे यकीन है कि वो दोनों टिके रहेंगे या फिर नरंडू को रास्ते से हटा देंगे। अचानक यू जाहिर होती है और कहती है कि ये तब सच होता अगर नरंडू सिर्फ एक आम एस रैंकर होता, लेकिन वो कंफर्म कर सकती है कि वो ऐसा नहीं है। उसी वक्त जब यू उन्हें सिचुएशन समझा रही होती है, इसाकी ताहुन को बताता है नेरू के पास कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल स्किल है, जो अब तक की उसकी सबसे बुरी स्किल है। सैक्रिफाइसेस पेश करके वो एक मखसूस रैंक का मॉन्स्टर समन करेगा, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सैक्रिफाइसेस देता है। ताहुन समझ जाता है कि सैक्रिफाइस से उसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, इंसान। इस खुलासे से सब हैरान रह जाते हैं और टेवॉक बताता है कि इस वक्त तकरीबन कुछ 100 हॉस्टेजेस हैं, और सैनिक मजीद बताता है कि नू एस रैंकर्स में भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। अगर उसके लेवल का कोई बंदा 100 से ज्यादा लोगों को सैक्रिफाइस करके किसी मॉन्स्टर को समन करे, तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ कैटास्ट्रॉफिक होगा। ताहुन इसाकी को नीचे दबाए रखता है और उन्हें लूनेटिक्स का तोला कहता है, लेकिन इसाकी भी मुस्कुराता है, क्योंकि अगर वो उसे हरा भी दे तब भी वो नू के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। वो ये जानता है, इसलिए उसे अब एक फैसला करना होगा। या तो वो अभी अपनी जान की भीख मांगे और उन हॉस्टेजेस को खत्म होते देखे जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया, या फिर ऐसी लड़ाई में जाए जिसे जीतने का कोई चांस नहीं है। वॉर्प गेट्स रूम के अंदर नू को खबर मिलती है कि इसाकी हार गया है, लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि ताहुन और फीनिक्स पोशन कहाँ है। अपने ऑर्डर में वो उसे बताता है कि ताहुन के पास 1-on-1 लड़ाई में उसे हराने का कोई चांस नहीं है। वो यकीनन रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। वो हवा में कुछ लोगों को घसीटता है और उन्हें चीखने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो उसे बाहर निकालना चाहता है और उसे अपने एक सच्चे खुदा का फेस्टिवल दिखाना चाहता है। अचानक कमरे की सारी लाइट्स चली जाती हैं और सब परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन नेरू इस बात पर ज्यादा फिक्रमंद है कि उसकी पकड़ी हुई सैक्रिफाइसेस गायब हो गई हैं। तभी एक छुपा हुआ ताहुन उसके पीछे जाहिर होता है और फौरन उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करता है। ये एक शदीद लड़ाई होगी। ताहुन फौरन नू को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करता है, जो उसकी मौजूदगी को महसूस करता है और दूर हटने की कोशिश करता है। इसके बावजूद ताहुन का पल्ला भारी लगता है, क्योंकि वो तकरीबन उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका होता है। लेकिन तभी नू के ठाबन से बहुत सारे ताकतवर सांप निकलते हैं और वो बहुत सारे फायरबॉल्स फेंकते हैं, जिससे ताहुन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। वो यकीन नहीं कर सकता कि ये बंदा मॉन्स्टर्स को इस तरह अपने सर पर रख सकता है। ऐसा करने के लिए आपको किस तरह का इंसान होना चाहिए। उसके पीछे कैद लोग उसके चेहरे को पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उन्हें बचाने आया है। वो उससे रस्सियां खोलने की इल्तिजा करते हैं, क्योंकि उन विलेंस ने अचानक उन्हें कैद कर लिया था। कुछ लोग तो उसे पैसों से रिश्वत देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ताहुन लड़ाई खत्म होने तक उन्हें सिर्फ उड़ाकर दूर भेज देता है। ठीक उसी वक्त एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ डीमन जाहिर होते हैं, जो सब ताहुन पर हमला करते हैं ताकि उसे कुचल सकें। भले ही उनके वार लग भी गए हों, ताहुन अपनी पूरी ताकत से हवा में ऊपर उठता है और उनके टुकड़े कर देता है। वो मॉन्स्टर्स को काबू करने के लिए अपनी ऑरा एबिलिटी का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उनमें से कुछ पीछे हटने से इनकार कर देते हैं और मजीद गुस्से के साथ हमला करते हैं, जिसकी ताहुन ने उम्मीद नहीं की थी। तो वो एक ऐसे हमले से दीवार में जा गिरता है जिससे बचने की वो उम्मीद नहीं कर सकता था। नेहरू उसे बेवकूफ कहता है, क्योंकि जिन डीमंस के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल स्किल के जरिए मुआहदा किया है, वो उन मॉन्स्टर से बहुत अलग हैं जिनसे वो अब तक मिला है, क्योंकि वो उसके मैजिक की वजह से उसके सीधे कंट्रोल में है। इसके अलावा जब वो उन पर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, तो वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और अपनी ताकत की हदों से बहुत आगे निकल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने उस कमजोर रॉय को हरा दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो खुदा की मर्जी के खिलाफ जा सकता है। कैद लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि उनका अकेला बचाने वाला हार रहा है। उन्होंने उससे उन्हें बचाने को कहा था, लेकिन उसने वही किया जो वो चाहता था और हमला कर दिया। भले ही वो कुछ मामूली मॉन्स्टर्स के खिलाफ नहीं जीत सका, तभी कोई उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है।
ये अभी हो रहा है। उसके एक्शंस की वजह से मॉन्स्टर्स उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। और तो और वो अपनी पावर को कंट्रोल करके मॉन्स्टर्स को इस तरफ नहीं आने दे रहा है, जबकि वो शायद उनसे पहले ही निपट सकता था। बाकी सब ये सुनकर हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने इसे इस तरह नहीं देखा था। वो आदमी मजीद बताता है कि उसने हॉस्टेजेस को भी हवा में उछालकर इस तरफ पहुंचाया है। तो शुरू से ही तायुन में उनकी हिफाजत के अलावा और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। इस बात का एहसास होने पर उन सब की आंखों में आंसू आ गए और वो उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहते हैं। तायुन अचानक सब मॉन्स्टर्स को चेन्स में जकड़ देता है और उनसे कहता है कि अब चुप हो जाओ, क्योंकि तुम मदद नहीं कर रहे, जिससे वो और नू भी हैरान हो जाते हैं, जो सिर्फ देख रहा है। तायुन चिल्लाता है कि हॉस्टेजेस बार बार उसके रास्ते में आ रहे हैं और मॉन्स्टर्स बस आए जा रहे हैं। वो मजीद इस बकवास से नहीं निपट सकता। हॉस्टेजेस को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोचे, मगर नू बस जोर से हंसता है और पूछता है कि क्या वो हार मानना चाहेगा, मगर तायुन उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो जानवोंग से इल्तिजा करता है कि वो अब इसे खत्म करे। उसी वक्त नू को भी उसकी प्रेजेंस महसूस होती है और वो हैरान होता है कि ये कौन है और ये बिना नजर आए यहाँ कैसी पहुंचा। वोंग ने इतनी देर लगाने पर माफी मांगी, मगर वो अब तैयार है। जब रोए ही हारा था, वोंग वहां आया और तायुन ने उसे बताया कि सिक्योरिटी हमला करने वालों के साथ मिली हुई थी, इसीलिए उसे उनसे निपटना पड़ा। वोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके जाने के बाद इतना कुछ हो गया, मगर तायुन ने उसे बताया कि उनके पास मजीद जरूरी काम है, क्योंकि अब तक वॉर्प गेट कंट्रोल रूम मॉन्स्टर्स से पूरा भर चुका होगा। आमतौर पर उनसे लड़ना कोई मसला नहीं होता, मगर मॉन्स्टर्स बेबस हॉस्टेजेस को देखते ही फौरन उन पर टूट पड़ेंगे। बिल्कुल इसीलिए उन्हें अब उसकी स्किल की जरूरत है, गेट मैनिपुलेशन। वोंग ये सुनकर हैरान था कि वो मदद करेगा, मगर उसने बताया कि अगर उसे सही वॉप पॉइंट का नहीं पता तो गेट को एसोसिएशन के साथ कनेक्ट करना नामुमकिन होगा। तायुन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज पर फोकस करना था, उन तंग करने वाले मॉन्स्टर्स को बाहर निकालना। जैसे ही वोंग अपनी कास्टिंग खत्म करता है, मॉन्स्टर्स एक बड़े गेट में खींचे जाने लगते हैं, जिससे बचने की वो उम्मीद नहीं कर सकते। वोंग को यकीन नहीं आ रहा कि प्लान वाकई काम कर गया, क्योंकि उसे ये अजीब लग रहा था, मगर अब ये देखकर वो समझ गया है, क्योंकि अब सिर्फ नू और विलेंस ही लड़ने के लिए बचे हैं। अचानक तायुन उसका नाम चिल्लाता है और कहता है कि उसका काम यहाँ खत्म हुआ। वो हॉस्टेजेस को लेकर जितना हो सके दूर चला जाए। वोंग पहले हैरान होता है, मगर वो मना कर देता है, क्योंकि वो उसके साथ मिलकर लड़ना चाहता है। मगर तायुन इससे मना करता है, क्योंकि दुश्मन उसकी तरह एक एस रैंकर है। इस मुकाम से आगे वो एक भी शख्स को बचाने की उम्मीद नहीं कर सकता। नू, जो अब पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में है, तायुन का नाम चिल्लाता है, जो कहता है कि वो यहीं है। वोंग वैसा ही करता है जैसा उसे हुक्म दिया गया था और सबको अपने साथ आने का कहता है, जिसे तायुन देखता है और वो इससे खुश होता है। मगर अब जब ये सब हल हो गया है, तो बस इस आदमी को हराना बाकी है। नू उस पर बहुत सारे एक्सप्लोजन से हमला करता है, मगर तायुन उनके रास्ते से हट जाता है और उस पर कुछ पत्थरों से हमला करने की कोशिश करता है, जिसे नू आसानी से रोक देता है और उसे एक बार फिर बेवकूफ कहता है, क्योंकि वो अपनी पावर से उसे रोकने की उम्मीद नहीं कर सकता। वो एक बड़ा बीस्ट समन करता है, जो फौरन तायुन की तरफ लपकता है। वो कहता है कि चाहे वो कितने ही हॉस्टेजेस को बचा ले या कितने ही डीमंस को मार दे, वो उससे जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी कोशिशों को बेमकसद नहीं जाने देगा। वो बस एक गंदा नॉन बिलीवर है, जिसे वो मौत के जरिए गॉड का नाम गंदा करने की सजा देगा। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, मगर तायुन उठता है और कहता है कि उसे इतनी उम्र होने के बावजूद इतनी बातें करना बहुत पसंद है। हालांकि उसे एक बात जान लेनी चाहिए कि वो वही है जो मरने वाला है। वो फौरन एक फिरोशियस बीस्ट समन करता है, नारू के गंदे मॉन्स्टर्स को कुचलने के लिए। उसके हैरान होने के साथ कि उसके इतने वक्त से ये पावर छुपा रहा था, पर वो एक बार फिर हंसने लगता है। वो मानता है कि उसके पास टैलेंट है। वो अब तक का हाईएस्ट क्वालिटी सैक्रिफाइस है जो वो मांग सकता था, पर सिर्फ वो ही अकेला नहीं है जो अपनी पावर्स छुपा सकता है। जिस पल वो अपनी दूसरी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, दूसरे विलन्स खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिरने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एग्जिस्टेंस से गायब होने लगते हैं। इन सब इंसानी सैक्रिफाइसेस के साथ नू अपने लॉर्ड से इल्तिजा करता है कि वो उसे डिवाइन पनिशमेंट से नवाजे, ताकि वो उसे नॉन बिलीवर्स में बांट सके। ताहुन उस बीस्ट को देखकर हॉरिफाइड रह जाता है, जिसे नू ने इस बार समन किया है, एक पूरा बोन ड्रैगन, जो कि एक एस रैंक्ड बीस्ट है।
वोंग को आखिरकार वो विलन्स रोक लेते हैं, जो हैरान है कि वो यहाँ क्यों हैं, जबकि उन सबको ऊपर वाली फ्लोर पर होना चाहिए था। पर उसे इस बात का रिलिश करने का मौका नहीं मिलता कि उन्होंने इस रनअवे ग्रुप को पकड़ लिया है, क्योंकि वो सब खून की उल्टियां करने लगते हैं और सैक्रिफाइस के लिए गायब हो जाते हैं। इसके बाद पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और वोंग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है कि तहुन की लोकेशन पर अब क्या हो रहा है। बोन ड्रैगन उस पर हमला करता है जब वो बिल्कुल डिफेंसलेस होकर जमीन पर गिरता है। नू, जो ड्रैगन पर सवार है, कहता है कि ड्रैगन सबसे ताकतवर स्पीशीज है, वो उसे हरा नहीं सकता। तहुन ने आज ड्रैगन से लड़ने की उम्मीद नहीं की थी, पर वो एक चेन करीब की बिल्डिंग में फंसाता है और मजीद गिरने से पहले अंदर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। वो ये सोच भी नहीं पा रहा कि उसके पास ऐसे मॉन्स्टर को समन करने की पावर कहाँ से आई, क्योंकि ड्रैगन एक बार फिर हमला करता है और उसे हवा में उछाल देता है। नू कहता है कि वो आज के दिन मर जाएगा, जिससे तहुन रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन उस मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर है और अपने ब्रेथ अटैक से उसे पूरी तरह ओवरपावर कर देता है। इतना बड़ा हमला सहने के बाद भी तहुन अभी तक जिंदा है, जो कि नू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तहुन अब जानता है कि ये ड्रैगन इंतहाई ताकतवर है। उसने मुश्किल से अपनी प्रेडेशन स्किल से हमले को रोका, पर फिर भी वो जख्मी हो गया था। लेकिन अभी सारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो जानता है कि अगर नू जबरदस्ती ऐसी पावर को कंट्रोल कर रहा है तो ये उसके लिए भी काफी टैक्सिंग होगा, इसीलिए वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेगा। अगर वो थोड़ी देर और वक्त निकाल सके तो उसे यकीन है कि वो उससे निपट सकता है। नू हंसता है और कहता है कि वो उसकी रिडिकुलस स्कीम्स को साफ देख सकता है। चूंकि आमने सामने की लड़ाई उसके लिए अच्छी नहीं रही, तो वो शायद स्टॉलिंग करने की सोच रहा है जब तक वो हार ना जाए। ये यकीनन कोई बुरा आइडिया नहीं है, हालांकि उसे पता चल जाएगा कि उसकी ट्रिक्स उस जैसे किसी पर काम नहीं करेंगी। वो ड्रैगन को दूसरी तरफ हमला करने का हुक्म देता है, सीधा वोंग और सर्वाइवर्स के ग्रुप की तरफ, जो इम्पेंडिंग डूम को देखकर हॉरिफाइड है। ड्रैगन ने अपनी टेल अटैक से उस जगह को स्वाइप कर दिया जहां वो थे। कोरियन प्लेयर ब्रांच पर इमरजेंसी वॉर्प गेट कामयाबी से सीधा ईस्ट पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है, पर कोरिया अकेला मुल्क है जो इस वक्त कनेक्टेड है, इसलिए वहां का मैनेजर सुनुंग जिनको खबरदार करता है कि वो अभी अंदर ना जाए, क्योंकि वहां उम्मीद से ज्यादा खतरा हो सकता है। सुनजिन कहता है कि वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि लोग वहां ग्रेव डेंजर में है, खासतौर पर वो बच्चा। इसीलिए वो सब ईस्ट पॉइंट में दाखिल होंगे और सबको जिंदा बचाने से पहले विलन्स को खत्म करेंगे। वो और बाकी लोग जख्मी होने के बावजूद अभी तक जिंदा है, चूंकि ताहुन ने अपनी प्रेडेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ब्रेथ अटैक को रोक लिया है। नेरू ने उम्मीद की थी कि वो यही ऑप्शन चुनेगा, पर अब वो बाकियों के साथ राख में बदल जाएगा। वोंग उसे कहता है कि वो उनकी फिक्र ना करे, क्योंकि अगर वो मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ताहुन जानता है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि अब वो बोन ड्रैगन से अकेले नहीं लड़ सकता। उसके पास सिर्फ यही उम्मीद है कि वो नारू की लिमिट्स तक पहुंचने का इंतजार करे, पर फिर भी वो अभी हार नहीं मान सकता। नहीं, वो मना करता है। उसके दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे हैं जब वो सबको बचाने का रास्ता सोचता है, पर तभी उसके पीछे से कोई कहता है कि वो अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अपने पीछे देखता है तो वहां सिर्फ वोंग होता है, जिसने कुछ नहीं कहा था। वो आवाज थी। ताहून की प्रेडेशन स्किल अचानक ए रैंक तक बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी ताकतें अपनी लिमिट से बढ़ चुकी हैं। उसकी बॉडी मजीद प्रेडेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये वहां नहीं रुकती। जैसे ही ये एस और फिर एसएस रैंक तक जाती है, नारू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि प्रेडेशन एस रैंक बन जाती है और उसे पूरा निगल लेती है। प्रेडेशन डीएक्टिवेट होने की कोशिश करती है, लेकिन ये नाकाम रहती है, जिसका मतलब है कि ताहुन की बॉडी तबाह हो जाएगी। वो नहीं जानता कि प्रेडेशन ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने पहले वो आवाज पहचान ली थी। वो किंग था। उसने उसे अपनी ताकतें दी, लेकिन उसकी बॉडी मजीद संभालने की उम्मीद नहीं रख सकती। बेशक ये टूटना शुरू हो जाती है जब ताहुन सोचता है कि वो इस तरह नहीं मुड़ सकता। उसने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। बदकिस्मती से उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है जब उसका एक आर्म पूरी तरह तबाह हो जाता है। नो को महसूस होता है कि ये एक स्किल है जो बरसर्क हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी का क्या मतलब है, और स्किल डीएक्टिवेट क्यों नहीं हुई जबकि यूजर पहले ही बेहोश हो चुका है। फिर भी वो हार मानने से इनकार करता है और कहता है कि वो अपने गॉड के नाम पर उसकी जिंदगी यहीं और अभी खत्म कर देगा। जैसे ही ड्रैगन चार्ज करता है,
हालांकि ताहुन जग जाता है और उसे अपनी शीर एनर्जी से पीछे धकेल देता है जब प्रेडेशन नू के सामने अपनी असली नेचर जाहिर करती है, जो देखकर यकीन नहीं कर पाता। अचानक ताहुन किसी और टोन में बात करना शुरू करता है, ये कहते हुए कि उसका गॉड कोई मजाक या कुछ होगा। नू महसूस कर सकता है कि ये आदमी अब वो नहीं रहा जिससे वो पहले लड़ा था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल अलग ऑरा है। वो कौन है? मिस्टीरियस मैन कहता है कि ये अब उसका मसला नहीं है, क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। इससे पहले कि नू नानी कह पाता, वो मिली सेकेंड्स में प्रेडेशन का शिकार हो जाता है और ताहुन को डेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट स्किल मिल जाती है। जब ये होता है, ताहुन एक और जगह जगता है जहां वो चेन्स जो उसे हाल ही में मिली थीं और स्टोन स्किल उस पर हमला करती हैं। इससे पहले कि वो सोचे कि क्या हो रहा है, उसकी सारी स्किल्स उसे घेरना शुरू कर देती हैं और अपने मास्टर के खिलाफ हो जाती हैं। अचानक एक आवाज़ आती है कि ये कभी भी शुरू से उसकी स्किल्स नहीं थीं, ये कभी उसकी ताकतें नहीं थीं, चाहे उसने उन सबको खा ही क्यों ना लिया हो। अब वक्त है कि उन्हें उनके सही मालिक को वापस कर दिया जाए, इसलिए पहले कि बीस्ट उसे पूरी तरह कंज्यूम कर ले। ताहुन हॉस्पिटल के बेड पर जगता है और उसके दोनों हाथ सही सलामत होते हैं। ये ऐसी बात थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका राइट आर्म प्रेडेशन की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गया था। अचानक सनुंगजुन वहां कुछ रेड बीन केक्स खाते हुए आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे भी चाहिए। वो आखिरकार उसकी टेबल गुडीज से भर देता है और कहता है कि एसोसिएशन और एल्केमिस्ट्स ने ये जगह उसके लिए तैयार की है, उस काम के बदले जो उसने विलन्स के हमले के वक्त किया था। उसकी वजह से रियो हाई भी टेम्पटेशन में आने के बाद अरेस्ट हो गया था, और इस हमले के स्केल के मुकाबले में उम्मीद से ज़्यादा लोग बच गए थे। बहुत से लोग पहले ही उससे मिलने आए, जैसे उसके फॉस्टर पेरेंट्स और चेयरमैन। वो सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ये बहुत फनी था। खैर, टेस्ट से पता चला कि उसे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए यहाँ रखा है ताकि अगर विलेंस कोई नया प्लान बनाए और इन्वॉल्व हो। ताहुन अपने हाथ को देखता है और गौर करता है कि वो नू से लड़ते हुए बेहोश हो गया था। आखिर तब क्या हुआ जब वो बेहोश था? सनुंगजुन कहता है कि ये बदकिस्मती है कि वो भी वैसा ही है, क्योंकि वो भी उससे यही पूछने वाला था। जब वोंग आया, उसने देखा कि ताहुन ने नारू को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया, लेकिन जिसने उसे मारा वो ताहुन नहीं था। वो बिल्कुल भी वो शख्स नहीं था। उसने पूछा कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वोंग खौफ से भर गया और फौरन बेहोश हो गया। उस हस्ती ने नोटिस किया कि उसका वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए उसे अभी के लिए पीछे हटना पड़ा। बस यही है। तब सनुंगजुन वहां पहुंचा और अपनी टीम के साथ सबको रेस्क्यू किया, जबकि वो सब बेहोश थे, लेकिन वो सिर्फ यही सोच सकते थे कि उनके जाने के बाद वहां क्या हुआ था। उसने सर्वाइवर से पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना याद है कि उसने नारू को रोकने की कोशिश की थी। उसके बाद सब कुछ ब्लैंक है, जैसे किसी ने उनकी मेमोरीज मिटा दी हों, सनुंगजुन ने बताया। कि शायद ये कुछ ऐसा है जो विलन्स ने किया, इसलिए ठीक है, मगर अगर उसे कुछ और पता चलता है तो वो उससे राब्ता करेगा। तायोन जानता है कि नारू ये नहीं कर सकता था। उसे ये तक नहीं मालूम कि वो हील कैसे हुआ, क्योंकि उसकी आर्म बिल्कुल कट चुकी थी। कुछ अजीब हुआ था, इसलिए वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है, ये देखने के लिए कि क्या कुछ बदला है, और उसे पता चलता है कि वो अब गेट्स खोल सकता है। कुछ ऐसा जो नारू कर सकता था। क्या उसने उसे मार दिया? तभी सुनजन एक बार फिर आता है और कहता है कि कोई विजिटर आया है, आयोंग, जो उसके लिए फ्रूट की बास्केट लाई है। वो बस इस बास्केट को उस चीज के ऊपर रख देती है जो सुनजन लाया था, जिससे वो क्रश हो जाती है और तायोन को बुरा लगता है। वो कहती है कि उसने सुना था कि वो हर्ट है, लेकिन लगता है कि वो हेल्दी है। वो कंफर्म करता है कि डॉक्टर ने भी कहा कि वो हेल्दी है, मगर उसने ये भी सुना था कि उसने विलन अटैक से बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया। तायोन कंफर्म करता है कि उसने वो भी किया। वो कहती है कि उसने 2 एस रैंकर्स से भी फाइट की, जिसकी वो फिर से कंफर्म करता है, लेकिन वो अपने हाथ में पकड़े हुए एप्पल को क्रश कर देती है और उससे कहती है कि ज्यादा कॉकी ना हो, क्योंकि वो जल्द ही उस तक पहुंच जाएगी। तायोन पूछता है कि वो पहली बात तो ये कि उससे मिलने क्यों आई, और वो कहती है कि वो बस विजिट करना चाहती थी, लेकिन तायोन को हैरात होती है कि क्या ये सच है। वो सोचती है कि पहले तो वो उसकी कंसर्न में आई थी, लेकिन वो तो बुल की तरह हेल्दी है, और ट्राईआउट्स के मुकाबले में अचानक उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। वो और भी क्लोज है।
वो उससे कुछ और पूछना चाहती है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की थंप होती है और कुछ स्टेप्स उनकी तरफ आती हैं। जो बिना बताए अंदर घुसी है वो यू है, जिस पर आयोंग पूछती है कि उसे उसके घर का पासवर्ड कैसे पता है। वो उसे बताने की कोशिश करती है कि ये एसोसिएशन ने दिया था जिसका वो हिस्सा है, मगर तभी उसे एक फनी आइडिया आता है। वो फौरन तायोन को पकड़ती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। इस पर आयोंग फौरन पूछती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बदले में उससे कुछ पूछती है। अगर दो एस रैंकर्स एक ही होम शेयर कर रहे हैं तो उसे क्या लगता है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। आयोंग फौरन चिल्लाती है कि वो अभी भी माइनर है और जो वो कर रही है वो एक क्राइम है, लेकिन तायोन उसके जोक से तंग आ चुका है और उसका हाथ झटक देता है। वैसे वो यहाँ है क्यों? उसने पहले ही उसकी गिल्ड ऑफर रिजेक्ट कर दी थी, है ना? यू कहती है कि वो हमेशा की तरह फंसी है, वो बस उसे चेक करने आई थी और वो उसे एक प्रेजेंट भी देना चाहती थी, क्योंकि उसने चेयरमैन से सुना था कि वो एग्जीबिशन गेम्स में जा रहा है। ईस्ट पॉइंट के फीट्स के बावजूद उसके पास सिर्फ 30 मेरिट पॉइंट्स हैं, तो एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए उसे मजीद कुछ चाहिए होगा जो वो प्रोवाइड कर सकती है। मिसाल के तौर पर डबल डंजन फायर टेम्पल के लिए रीडिंग राइट्स, जहां पहले ईस्ट पॉइंट हुआ करता था। आदमियों का एक स्ट्रेंज ग्रुप एक बोर्ड पर आया और सिचुएशन को एग्जामिन किया। उनमें से एक ने पूछा कि नारू कहाँ है, लेकिन लैकी ने कहा कि वो उसे फाइंड नहीं कर पा रहे। क्या वो इसकी रिपोर्ट बॉस को देंगे? आदमी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया और उन्हें जो चाहिए था वो ब्राइबरी से मिला, लेकिन अब उन्हें एक और चीज से डील करना है। तभी उनके पीछे एक बड़ी बोट आती है और कैप्टन उन्हें सरेंडर करने को कहता है, क्योंकि उन्हें सराउंड कर लिया गया है। सिर्फ ऑथराइज लोगों को यहाँ आने की इजाजत है। वो अपने वेपन्स ड्रॉप कर दें और सरेंडर कर दें। एक पल में वो बोट जिस पर वो सब थे अपसाइड डाउन हो जाती है और वो सब समुद्र की गहराइयों में गिर जाते हैं। आदमी कहता है कि तायोन ने उसे काफी अम्यूज किया, जबकि वो एनर्जी की एक बड़ी ब्लैक बॉल बना रहा था। अगले दिन नाइट वॉकर्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स में हर कोई तायोन की उनकी रेड ज्वाइन करने पर एक्साइटेड है। यू कहती है कि भले ही उसके पास डंजन तक एक्सेस है, उसे आइटम डिस्ट्रीब्यूशन और मेंबर्स डिसाइड करने का राइट नहीं है। तायोन फिर भी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रेजेंट है। फायर टेम्पल मुल्क का दूसरा डबल डंजन है, जिसका नाम इसके एंट्रेंस पर रखा गया है, जो एक बर्निंग फ्लेम की तरह दिखता है। इससे पहले कि वो रिग्रेस करता, नाइट वॉकर्स इसे रेड करने में कामयाब हो गए, लेकिन ज्यादातर बाहर नहीं आ सके। डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि उसे अच्छी चीजें और मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ये बदकिस्मती है कि उसकी स्टैमिना और स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है, शायद उसके हाथ की वजह से। ताहम तुम्हारे और इन दूसरे प्लेयर्स के साथ एक डबल डंजन को पार करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसके लिए अफसोस की बात यह है कि बाकी 30 लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, जबकि यू और ताहून उसके साथ अंदर जाएंगे, और वो काफी परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बताती है कि वो दोनों डेट पर जा रहे हैं, लेकिन ताहून सोच रहा है कि क्या ये सच है। जब वो अंदर जाते हैं, वो डंजन के एटमॉस्फेयर में रोशनियों का खूबसूरत मंजर देखते हैं, जो काफी भारी है। ताहून ने गौर किया कि सारे डबल डंजन्स ऐसे ही होते हैं। अपोकलिप्टो भी बिल्कुल ऐसा ही था। उन्हें एक रवीन मिलती है और यू सोचती है कि नीचे कैसे उतरा जाए, जबकि ताहून उसे होशियार रहने का कहता है, क्योंकि वहां बहुत सारे ट्रैप्स हैं। लेकिन तभी वो बहुत सारे टेंटिकल्स की पकड़ में आ जाती है और अंदर खिंच ली जाती है। ताहून उसे इस अंजाम से बचाने के लिए लपकता है, लेकिन वो फौरन सिर्फ एक ब्लो से उस टेंटिकल मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। ये देखकर ताहून नीचे हैरान रह जाता है। ताहम मजीद मॉन्स्टर्स इंतजार कर रहे थे, लेकिन यू फौरन उनके बीच से मक्खन की तरह निकल जाती है, क्योंकि वो उसके लिए कोई चैलेंज नहीं थे। ताहून ने देखा कि ये सारे मॉन्स्टर्स कम से कम ए रैंक है, लेकिन वो बस उनके बीच से चलती जा रही है। क्या ये उसकी असली स्ट्रेंथ है? वो जानता था कि वो पहले ही टॉप टियर है, लेकिन अब वो उम्मीद से ज्यादा बेहतरीन है। अब उसे समझ आया कि वो अकेले क्यों गए थे, इसलिए वो भी मदद करना शुरू कर देता है। आखिरकार वो मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और यू सोचती है कि ये जगह कितनी गहरी है, क्योंकि वो काफी देर से नीचे गिर रहे हैं। ताहून सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स यू के लिए कोई मसला नहीं थे, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर नाइट वॉकर्स के सारे लोग इस जगह कैसे मरे। तोहफे के तौर पर वो उसे एक वॉरियर रिंग देने का फैसला करती है, जो स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बढ़ाती है, जिसका मतलब है कि वो अपने कम हुए स्टैट्स से आगे निकल सकता है।
वो बताती है कि ये उसे गिल्ड से बोनस के तौर पर मिली थी, लेकिन उसने ये उसे दे दी। वो काफी सखावत दिखा रही है ना? अगर वो गिल्ड ज्वाइन कर ले तो उसे और भी बहुत कुछ मिल सकता है। ताहून पूछता है कि अब क्यों दी, जबकि मॉन्स्टर से निपटना पहले आसान होता, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए वो आगे चलता है और कहता है कि अब उन्हें एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि वो डंजन बॉस की जगह पहुंच चुके हैं। नीचे उन्हें एक आग वाला एग नजर आता है और ताहून नहीं जानता कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, लेकिन उसे यकीन है कि ये डंजन का ओनर है। इससे पहले कि वो कोई प्लान बनाए, यू सीधा हमला कर देती है और एग तोड़ने की कोशिश करती है। वो फौरन नीचे कूदता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो मुड़ती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे सब ठीक हो, क्योंकि उसने बिना किसी मसले के एग को पूरी तरह तबाह कर दिया था। वो बताती है कि ये शायद एक एस क्लास एग था, लेकिन ये सिर्फ एक ब्लो से टूट गया। कितनी अजीब बात है। ताहुन जानता है कि ये खत्म नहीं हुआ है और वाकई एग से एक चुंधिया देने वाली एनर्जी निकलने लगती है, और कोई कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इंसान उस तक पहुंच जाएंगे। उसने उसकी ब्रैगिंग भी सुनी जो काफी मजाकिया थी, लेकिन वो सब उसकी ब्लू फ्लेम्स के सामने खत्म हो जाएंगे। ये डंजन ओनर है फीनिक्स। दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर फीनिक्स को इमॉर्टल समझा जाता है, क्योंकि उसके पास बेहतरीन रीजनरेशन एबिलिटी और मैजिकल रेजिस्टेंस होती है। लेकिन किसने सोचा था कि डंजन ओनर ब्लू फ्लेम्स वाला फीनिक्स होगा? वो दोबारा एनर्जी छोड़ने लगता है, इसलिए ताहून यू को होशियार करता है कि ये माइंड्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए बदकिस्मती ये हुई कि ऐसा पहले ही हो चुका था, क्योंकि वो फीनिक्स के कंट्रोल में थी। जैसे ही यू ताहून को हराने की कोशिश करती है, वो अपनी पूरी कोशिश से उसके अटैक से बचता है, जब तक कि उसे जमीन पर गिराने के लिए ऑरा एबिलिटी इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। वो उससे होश में आने की इल्तिजा करता है, क्योंकि वो इस जगह आपस में नहीं लड़ सकते। लेकिन प्रेशर में होने के बावजूद यू खड़ी हो जाती है और ताहून पर एक शदीद हमला करती है।